हैं। आज सीएम भूपेश बघेल मैनपाट के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम आज से मैनपाट महोत्सव की शुरुआत करेंगे। आज से शुरू होने वाला मैनपाट महोत्सव 14 फरवरी तक चलेगा। वहीं सीएम दोपहर रायपुर से 2 बजे मैनपाट के लिए रवाना होंगे। रोपाखार जलाशय के पास मैनपाट में मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 14 फरवरी तक चलेगा। वहीं सीएम दोपहर में रायपुर से मैनपाट पहुंचेंगे और इस महोत्सव की शुरुआत करेंगे। तो मैनपाट महोत्सव की शुरुआत आज मैनपाट में होने वाली है। सीएम भूपेश बघेल आज मैनपाट पहुंचकर इस महोत्सव की शुरुआत करेंगे। वहीं 14 फरवरी तक ये महोत्सव चलेगा। छत्तीसगढ़ में टीके पर सियासत शुरू हो गई है। जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र को पत्र लिखा है, तो वहीं बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई है और आरोप लगाया है कि राज्य प्राइवेट कंपनी की वैक्सीन को प्रमोट कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब वैक्सीनेशन को लेकर राज्य बनाम केंद्र का मुद्दा छा गया है। दरअसल प्रदेश में 2 कंपनी की वैक्सीन, पहली कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन सप्लाई हो रही है। कोविशील्ड लोगों को लगाई जा रही है, जबकि कोवैक्सीन की अभी तक सील भी नहीं खुली है। यह स्टॉक में जमा हो रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि कोवैक्सीन का तीसरा चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वह फिलहाल इसके इस्तेमाल के पक्ष में नहीं है। इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र भी लिखे हैं। ना अभी जो वैक्सीन आप भेज रहे हैं उसके साथ एक फॉर्म भी भेज रहे हैं। कोविशील्ड के साथ कोई फॉर्म नहीं है, आप लगाइए, वो दवाई के रूप में है। कोवैक्सीन के साथ फॉर्म ये कहता है कि फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल इसके हो गए हैं, जिसमें सफलता पाई गई है, लेकिन फेज 3 का शोध अभी भी चल रहा है। तो उस परिस्थिति में जो नागरिक उसको लगाएंगे उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, अर्थात कि कोई रिस्क है तो ये आप उसके लिए जिम्मेदार है। सरकार जो भी आपको मदद करेगी, उपचार वगैरह, तो कोविशील्ड में तो वैसा नहीं है, इसमें ऐसा है। तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कैसे अपने प्रदेश के लोगों को बाध्य करूं कि आप ट्रायल का हिस्सा बनो। अब जो पहली वैक्सीन जो छत्तीसगढ़ में लगाया गया, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो ट्रायल 3rd है। और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ के वैक्सीनेशन के बारे में जो मांग कर रहे हैं, तो ये तो अपने राज्यों के ऊपर छोड़ना चाहिए। केंद्र सरकार ने अभी जो बजट पेश किया, आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने, वित्त मंत्री जी ने 35,000 करोड़ रुपया अलग से केवल वैक्सीनेशन के रखने की जब बात कही है, तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि सभी लोगों को, गरीब हो चाहे कोई हो, उसको वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार मदद करे और राज्य की जो चॉइस है उसको प्रदान किया जाना चाहिए। उधर राज्य वैक्सीन अधिकारी का मानना है कि यदि 3rd फेज की ट्रायल रिपोर्ट जल्द नहीं आई तो राज्य वैक्सीन को लेने से इनकार करने पर विचार करेगा। नहीं, अभी उसमें टाइम है और हम लोगों के पास अभी तो बहुत टारगेट है, तो एक्सपायरी तो नहीं हो सकती अभी इमीडिएट। लेकिन यदि ज़्यादा लेट करेंगे 3rd फेज ट्रायल की रिपोर्ट शेयर करने में, तो संभवतः फिर हमको मना करना पड़ेगा कि आप ये सप्लाई हमको ना दें। राज्य सरकार के इस कदम पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी ने कहा कि सरकार प्राइवेट कंपनी की वैक्सीन को प्रमोट कर रही है, जबकि उसे सरकारी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहिए था। प्राइवेट कंपनी को प्रमोट करने से लेन देन की आशंका को बल मिलता है। ये इस बात का संदेह हो रही है कि प्राइवेट कंपनियों से बातचीत करके उनके वैक्सीन को प्रमोट किया जाना, उसके पीछे कहीं न कहीं लेन देन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और प्राइवेट कंपनियों को आप प्रमोट करेंगे, सरकारी कंपनियों के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, तो इसमें संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कहाँ तो एक समय वैक्सीन आने के इंतजार में पूरा देश दिन गिन रहा था, लेकिन अब इस्तेमाल ना होने से प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक जमा हो रहा है। ऐसे में उनकी एक्सपायरी डेट निकलने या खराब होने की पूरी आशंका है। क्या बाकी मुद्दों की तरह इस पर भी राज्य और केंद्र के बीच मतभेद के कारण ये स्थिति बनी है? राज्य को यदि शंका है तो फिर केंद्र कोवैक्सीन की सप्लाई क्यों कर रहा है? क्या इस पर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय जिंदगी बचाने के संवेदनशील मुद्दे पर दोनों तरफ से खुलकर बात नहीं होनी चाहिए? अभिषेक शुक्ल,
बंसल न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ में राम मंदिर के चंदे पर सियासत तेज हो गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने चंदा संग्रह करने वालों को चंदाजीवी बताया और सवाल पूछा कि ये गाजे बाजे के साथ घूम रहे चंदाजीवी कौन है। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण का भी उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आरएसएस को अधिकृत किया है, इसीलिए राज्य सरकार ने चिट्ठी लिखा है कि अधिकृत लोगों के अलावा हर गली मोहल्ले में चंदाजीवी लोग जो घूम रहे हैं, तो ये चंदाजीवी लोग कौन हैं, क्या इनको अधिकृत किया गया है? ये केवल प्रश्न है, और इस तरीके से प्रश्न अगर किया जाता है तो सीधा उनके ऊपर राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी की बात की जाती है। इसलिए आप पहली लाइन ही मैंने बोला कि हम लोग भी राम मंदिर के पक्ष में अपना जो सहयोग हो सकता है हर सनातनी करने वाला है, लेकिन हर गलिए कूचे में घूमने वाले चंदाजीवी के बारे में राज्य सरकार अगर जानना चाहती है तो उसको हक है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश पर भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में अजीब अजीब आदेश जारी हो रहे हैं। पुलिस को कभी इतना निस्सहाय नहीं देखा। आम आदमी और जनप्रतिनिधियों को अपनी जान की सुरक्षा के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ये सरकार अद्भुत है। पुलिस वाले आजकल नए नए आदेश निकालते हैं। मानपुर का आदेश तो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में रहा कि आप यदि सुरक्षा चाहते हैं तो मानपुर छोड़ दें। तो ये पहली बार हिंदुस्तान में या नक्सल आंदोलन के बाद पहली बार हुआ है कि आम नागरिकों को, सभी राजनीतिक दल के लोगों को नोटिस दे के कहा जा रहा है कि आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो तो रहो मानपुर में, और नहीं तो मानपुर छोड़ दीजिए, हम आपकी चिंता या सुरक्षा नहीं कर सकते। पुलिस को इतना निस्सहाय मैंने आज तक नहीं देखा छत्तीसगढ़ में। ऐसे ऐसे आदेश निकल रहे हैं राजनांदगांव में, अद्भुत है ये भी। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पार्टी के कई नेता पद चाहते हैं। अब इससे निपटने के लिए कांग्रेस ने नया प्लान तैयार किया है। कार्यकर्ताओं को संगठन में एडजस्ट करने की कवायद शुरू की गई है। निगम मंडलों में नियुक्ति से पहले कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें आमतौर पर 31 सदस्य होते हैं, लेकिन सभी नेताओं को एडजस्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 3 जिलों की कार्यकारिणी में इस बार सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 80 कर दी गई है। ये सतत काम है और सारे जिलों का जब पुनर्गठन हुआ है तो नामजदगियां होंगी ही। जो कार्यकारिणी सुनिश्चित है संख्या, उसमें तो लोग रहेंगे, लेकिन उसके अलावा भी सचिव, सह सचिव जैसे अन्य पद होते हैं जिसमें हमेशा की परंपरा है नामजदगियां होने की, और मैं समझता हूं कि आदरणीय मरकाम साहब उसी प्रकार से नामजदगी कर रहे हैं। वहीं खबर जशपुर से, जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आज जशपुर में होगा। आपको बता दें, बलरामपुर, सूरजपुर और सरगुजा में ये सम्मेलन होगा। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत होगी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सम्मेलन में शामिल होंगे। तो कांग्रेस कार्यकर्ता का जिला स्तरीय आज सम्मेलन होगा। बलरामपुर, सूरजपुर और सरगुजा में ये सम्मेलन होगा। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इस सम्मेलन में शामिल होंगे। बिलासपुर में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए विधायक शैलेश पांडे लगातार एक्शन मोड में हैं। वो सार्वजनिक स्थान और बाजार जाकर लोगों की राय ले रहे हैं। इस बीच शहर के कंपनी गार्डन भी शैलेश पांडे पहुंचे और निरीक्षण किया, जहां उन्होंने लोगों से व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की। इस दौरान लोगों ने विकास, अपनी समस्या, सुविधाओं को लेकर अपना पक्ष रखा। वहीं दूसरी तरफ विधायक शैलेश पांडे ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की भी बात कही। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद अब छत्तीसगढ़ में जल्द ही स्कूल खुल सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। 13 फरवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें हायर क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खुल सकते हैं और इसके लिए किस तरह का प्रारूप होगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी।
आपको बता दें कि प्रदेश में 13 मार्च 2020 से स्कूल पूरी तरह से बंद है। स्कूल खोलने पर विचार हो रहा है और कल हम लोग मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी, मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, उसमें ये तय करेंगे कि कब से खोलना है और किस क्लास तक के खोलना है, क्योंकि बड़ी संख्या में खोलना तो दिक्कत जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की क्लास को खोला जाए। तो इस दृष्टिकोण से कल हम लोग विभाग प्रस्ताव रखेगा और मंत्रिमंडल के में फैसला होगा कि कब से इसको खोला जाए। राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सर्किट हाउस में कई सामाजिक संगठनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बस्तर के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो विकास से अछूते हैं और नक्सल प्रभावित हैं। ऐसे गांवों में विकास हो, इस पर उन्होंने जोर दिया। साथ ही बेंगलुरु, मंगनार, कोसलवाड़ा और तुमनार जैसे गांव जो किसी जिले में नहीं आते, ऐसे सभी गांवों को दंतेवाड़ा जिले में शामिल करने के निर्देश बस्तर कमिश्नर को दिए गए। इतना ही नहीं, बीजापुर के पास के कुछ गांव को भी बीजापुर में शामिल करने के साथ उन ग्रामीण अंचलों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राज्यपाल ने धर्मांतरण को गंभीर समस्या बताया। राज्यपाल ने कहा कि गैर आदिवासी लोग जिस तरह से आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए। वहीं खबर रायपुर से, जहां सूपेबेड़ा के ग्रामीण बड़ी संख्या में रायपुर पहुंचे। आपको बता दें, किडनी की बीमारी से प्रभावित लोग रायपुर पहुंचे, जहां सीएम हाउस जाने के लिए ग्रामीणों का ये कुनबा निकला और पुलिस ने इन्हें रोक लिया। सीएम से नहीं मिलने के देने पर सड़क पर ही ग्रामीण नाराज होकर बैठ गए। वहीं सूपेबेड़ा में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की किडनी की बीमारी से मौत हो गई। तो सूपेबेड़ा के ग्रामीण बड़ी संख्या में रायपुर पहुंचे। आपको बता दें, किडनी की बीमारी से प्रभावित लोग रायपुर पहुंचे और सीएम हाउस जाने के लिए ग्रामीण निकले थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस के रोकने पर ग्रामीण सड़क पर ही बैठ गए और उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। वहीं आपको बता दें, सूपेबेड़ा में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की किडनी की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। राजधानी रायपुर स्थित सीएम हाउस में हितग्राही राशि अंतरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने वाले हितग्राहियों को राशि ट्रांसफर की। सीएम ने अब तक 90 करोड़ की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की है। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्यों से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की। बलरामपुर के दहेजवार में कमीशन खोरी का एक वीडियो वायरल हुआ। ऑडियो में सेल्समैन से फूड इंस्पेक्टर 2000 रुपए बतौर कमीशन की मांग कर रहा है, साथ ही अभद्रता भी कर रहा है। जहां सरकारी राशन दुकान के सेल्समैन उमेश सोनी ने विभागीय कार्य से फूड इंस्पेक्टर निखिलेश को फोन किया था और फोन पर ही फूड इंस्पेक्टर ने सेल्समैन से कमीशन मांगा, जिसके बाद सेल्समैन ने ऑडियो क्लिप के साथ बलरामपुर थाने में लिखित शिकायत की। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मैं पूछ रहा था कि जेनरिक सामान कुछ दुकान में जैसे किराना नहीं जाएगा, चल छोड़, खत्म कर। नहीं जाएगा, लेकिन फोटो खींचने के लिए किसी आदमी को भेजे थे क्या? ये मैं पूछ रहा था आपसे। तेरे की दुकान में गए थे फोटो खींचने के लिए? मैंने वही तो, हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मुझसे आप बोले हैं कि कौन बोला है भैया, अधिकारी लोग तो नहीं आए हैं। हेलो, पे कर दिया, सुनिए ना। अरे उसको मैं पूछ रहा था सर, उसका जानकारी नहीं दी है, इसलिए मैं फोन लगाया। पेमेंट कब करेगा तो बता ना। अब पेमेंट के बारे में कीजिएगा बात अभी, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बताइए ना सर थोड़ा। तू करेगा नहीं करेगा? हाँ या ना बोल। हाँ करेंगे ना, बोले तो करना, फिर बात करना। श्री निखिलेश तेंदुलकर के पास मैं फ़ोन किया था कि जानकारी के लिए जेनरिक सामान ऐसा कुछ आया था और कोई फ़ोटो खींचने आया था मेरी दुकान में मेरा, उसी संबंधित बताया कि मेरे को फूड ऑफिस से भेजा गया है, जिसके कारण मैंने फ़ोन लगाया निखिलेश सर के पास। तो
उनके द्वारा फ़ोन में बोला गया कि मेरे को कमीशन तुम आज तक नहीं दिए हो, जून माह से 2000 रुपये ला के दो, उस दुकान को दे दो तो उसको दे दो, फलने को दे दो, इस टाइप से वो बोलने लगे। तो मैं बोला सर मुद्दे पर बात कीजिए, जिसका मैं जानकारी चाह रहा हूँ आपसे उसको उस पर बात कीजिए सर। इसी बीच में उन्होंने गुस्सा में आके तैस में आके वो मेरे को बहुत अभद्र गाली गलौज कर दिए सर। जो खाद्य निरीक्षक हैं निखिलेश टेमूर ने इसको रात में फ़ोन किया है और उसको 2000 रुपये की मांग कर रहा था और अश्लील गाली गलौज भी दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आवेदन जो है मिला है मुझे आज, तो इसकी हम जांच कर लेते हैं और जांच के बाद जो पाया जाएगा टेमूर के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के चलाए गए लोन वर्राटू यानी कि घर वापसी अभियान के तहत लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के मकसद से ही सरकार ने 2020 में इस अभियान को शुरू किया था। इस अभियान के तहत भूमकाल दिवस पर अब 2 महिलाओं समेत 13 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरकार ने इन 13 लोगों में से 3 पर इनामी राशि का ऐलान किया था। दंतेवाड़ा के किरुंदुल और अरनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के सामने सभी ने सरेंडर किया और आदिवासी नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के मुताबिक जून 2020 में इस अभियान को शुरू किया गया था। कांकेर में जवानों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया, जहां जवानों ने 3 किलो का आईईडी बम बरामद कर डिफ्यूज कर दिया। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कोलियारी नाला में नक्सलियों ने आईईडी बम लगाया था। भूमकाल दिवस पर जवानों को नक्सली नुकसान पहुंचाना चाहते थे, पर जिला पुलिस बल के जवानों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल सका। पखांजूर में सर्व आदिवासी समाज ने बड़े जोर शोर से भूमकाल दिवस मनाया। दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग परलकोट सितरम पहुंचे, जहां अबूझमाड़ से आए ग्रामीणों ने मांदरी नृत्य कर अपनी लोक संस्कृति की झलक दिखाई। आसपास के गांव से आए युवक युवतियों ने गुंडाधुर के जीवन और उनके संघर्ष की कहानी नाटक के जरिए दिखाई। मांदरी नृत्य और रेला नृत्य के साथ वीर शहीदों के नारे लगाते हुए विशाल रैली भी निकाली गई और वीर गेंद सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इश्क जब नाकामयाब हो जाए तो जान भी ले सकता है। जी हां, एक सिरफिरे प्रेमी ने अपने प्यार का कत्ल कर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मामला महासमुंद का है, जहां युवक ने एक तरफा प्रेम में पहले तो युवती की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कत्ल की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ की तो पता चला कि युवक के साथ 2 लोग और थे, जो हत्या के बाद फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। कांकेर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर माकड़ी गांव में आगजनी की घटना वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है, जहां जंगल में आग लगने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों के मुताबिक शरारती तत्वों ने जंगल में आग लगाई, जिससे पेड़ पौधों के साथ ही जानवरों का आशियाना भी जलकर खाक हो गया और मवेशियों के लिए चारा भी आगजनी में जल गया। वहीं जब पतझड़ के मौसम में जंगलों में आगजनी की घटनाओं को रोकने का सवाल वन विभाग के अधिकारियों से किया गया, तो उन्होंने वन विभाग का क्षेत्र नहीं होने का हवाला दिया। आ, 12 बजे लगी से नहीं आए, फॉरेस्ट नहीं आए से। हाँ, जैसे कि पहाड़ में पौधा मन और चारा वारा गैया मन आते तो तकलीफ हो जाते। महासमुंद में एक तरफा प्यार में छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला कोतवाली के बेलसोंडा गांव का है, जहां छात्रा अपनी बड़ी बहन के साथ घर से मेडिकल शॉप से दवा लेकर लौट रही थी। तभी 3 बाइक सवार युवक पहुंचे और इस दौरान मुख्य आरोपी ने छात्रा से पहले बात की और फिर उसे गोली मार दी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बस्तर में राज्य के पहले महिला पुलिस बैंड की शुरुआत की।
दरअसल नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में महिला अधिकारी और कर्मचारियों को कार्य क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है। इस बैंड में 16 सदस्य शामिल हैं, जिसमें कई सरेंडर महिला नक्सली भी हैं। इस महिला बैंड को सीएम भूपेश बघेल भी सम्मानित कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस बैंड में शामिल सभी महिला पुलिस में आरक्षक और सहायक आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। वहीं अब महिला बैंड की प्रस्तुति सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हम लोग को बहुत खुशी मिलती है, मतलब हमेशा उत्साह से हम लोग बजाते हैं ना, बजा जैसे कोई मजबूरी से बजाता है या फिर किसी को अस्कट, वैसे नहीं है हम लोग। सीएम के साथ हाँ मिला ना, हम लोग को सम्मानित किए और आगे बढ़ने का मतलब हम लोग को प्रोत्साहन दिए हैं, तो हम लोग और आगे जाके और अच्छा से सीखेंगे। अभी मैं बैंड पार्टी में आ गई हूँ कि देखने को भी मिल रहा है और मैं अच्छी अपने आप को अच्छी महसूस करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। जितने भी बाहर है नक्सली है तो उन लोग भी मेरी तरह बने, मेरे जैसा आत्मसमर्पण करें और मेरी जैसा अच्छी जिंदगी गुजारें। बस्तर जिला में पहली बार राज्य में जो महिला हमारा अधिकारी कर्मचारियों को बैंड में भाग लेने के लिए एक अवसर दी गई थे। विगत 26 जनवरी के कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष ये बैंड द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण दी गए थे। इनके कार्य को काफ़ी सराहना की गई थे और वर्तमान में इस बैंड में 9 हमारा महिला पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।